अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ और मैं हूँ हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाएं। आपको बताएं, हमशीरा अबू शबीबी मरियम रियाज भट्टू ने कहा, मेरी बहन की तबीयत खराब है और इसके जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने गिरफ्तार किया। बुशाबीबी ने बताया कि 3 दिन से तकलीफ के बावजूद कोई दवाई नहीं दी गई। पिम्स अस्पताल ने बुशाबीबी की मज़ाक़ा खेज रिपोर्ट जारी की है। वक्त पर इलाज ना होने की वजह से सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। बुशरा बीबी बनीगाला में खुद को महसूस नहीं करती। बानी PTI को दबाव में लाने के लिए बुशरा बीबी को टॉर्चर किया जा रहा है। बुशरा बीबी की तबीयत सही नहीं है और उसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिनकी कस्टडी में वो हैं। वो बता रही थी कि इससे 3 दिन पहले से उनको तकलीफ स्टार्ट थी और इन्होंने डॉक्टर्स को कॉल नहीं किया कि अगर आपको कुछ बहुत एसिडिक दिया जाए, आपका मुंह गला मैदा जल जाए, उसके बाद आपको कोई दवाई 1.5-2 महीने तक नहीं दी जाए, आप खाना ना खा सकें, आपका सारा जो है सिस्टम अपसेट हो जाए और आपको कोई मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड की जाए। इसके ऊपर वो मज़ाक़ा खेज एक पिम्स इंतजामिया ने एक रिपोर्ट जारी की। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को तलब। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। 6 से 8 अरब डॉलर तक के नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन की अगले माह के वस्त में पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। आपको बताएं, नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन के अगले माह पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। इसरार मुगीरी हमारे साथ लाइन पर अभी इसरार से राब्ता बहाल करें कि IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। आपको बताएं, पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी जाएगी, जबकि नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए IMF मिशन के अगले माह पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। कराची में खातून दोस्त का बर्गर खाने पर दोस्त के हाथों दोस्त का कत्ल। जज के बेटे के कत्ल केस की तफ्तीश मुकम्मल। तहकीकात की फाइनल रिपोर्ट ABN न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट में पुलिस अफसर का बेटा कसूरवार करार। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम ने 8 फरवरी को अपनी खातून दोस्त को घर बुलाया। मुल्जिम ने 2 बर्गर ऑर्डर किए। मकतूल ने 1 बर्गर आधा खा लिया। दोस्त की हरकत पर मुल्जिम आपे से बाहर हो गया और गोली चला दी। कत्ल केस में SSP नजीर मीर बहर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाई की मुदाखलत के बावजूद मुल्जिम का गुस्सा ठंडा ना हुआ और गोली चला दी। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आला अफसरान को जमा करवा दी है। रिपोर्ट में पुलिस अफसर के बेटे को कसूरवार करार दिया गया, जबकि मुल्जिम जेल में और केस अदालत में ज़ेर समाअत है। आपको बताएं, क्लिफ्टन में सरकारी गाड़ी की टक्कर से नौजवान अब्दुल्ला की मौत। नीलम कॉलोनी के रिहायशी अब्दुल्ला के अहले खाना गम से निढाल। पुलिस सरकारी गाड़ी को इस्तेमाल करने वाले को बचाने के लिए मुतहरिक हो गई। मुतवफ़ी अब्दुल्ला के अहले खाना ने लाश सड़क पर रखकर बोट बेसन थाने का घेराव किया, जिसके बाद कत्ल, खता और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अली अब्बास एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में तैनात है। इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस से बदसलूकी और एहलकार को गाड़ी की टक्कर मारकर भागने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गाड़ी कब्जे में ले ली। पुलिस ने खातून को इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया। 1 जनवरी के वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मामला सामने आया। वाक़े का मुकदमा मोटरवे पुलिस की मुद्दत में 2 जनवरी को थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया था। मुल्जिमा को इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत, गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाकर शहरी को जख्मी करने के जराइम में चालान किया जाएगा। मुल्जिमा मोटरवे पुलिस एहलकार से बदसलूकी और गाड़ी की टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गई थी। लकी मरवत में शादी की तकरीब में फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक, जबकि 1 शदीद जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया लकी मरवत के गांव अगरी खानजादा खेल में पेश आया, जहां देरीना दुश्मनी पर एक ग्रुप ने शादी के जारी प्रोग्राम पर हमला कर दिया, जबकि दूसरे ग्रुप ने अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 राहगीरों समेत 6 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, जबकि 1 शदीद जख्मी हुआ है। मरने वालों का ताल्लुक गजनी खेल से बताया गया है। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और जाए वक़्वा का जायजा लेने के बाद लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल ताजाज़ई मुंतकिल कर दिया गया। कराची के ताजिरों का वज़ीर आज़म को अडियाला जेल के कैदी से हाथ मिलाने का मशवरा। कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब ने कहा कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, IMF के साथ हाथ मिलाया। चाहता हूं आप 2 हाथ और मिलाएं, 1 हाथ आप हमारे भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं,
दूसरा हाथ आप अडियाला जेल में बैठे शख्स से मिलाएं। अडियाला में बैठे शख्स से मामला ठीक किए जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ताजिर बरादरी के जो भी जायज मुतालबात हैं उसको पूरा करेंगे। आप हमारा साथ दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अभी ऑल टाइम हाई पे है और मुझे याद है कि आपने एंड ऑफ जून में एक हाथ मिलाया था। वो हाथ आपने मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मिलाया था। मैं चाहूँगा कि 2 और हाथ मिलाएं आप। 2 और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूँगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामलात को ठीक करते हैं। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। हमारी जब से ये 4 मार्च हमारी गवर्नमेंट मार्च जब वजूद में आई तो आपके साथ मुशावरत के साथ हम इंशाअल्लाह ये सारे फैसले करेंगे। आरिफ हबीब की वजीर आजम को भारत और बानी PTI से हाथ मिलाने की तजवीज़ पर JUI रहनुमा नूर आलम खान का कहना था कि जो बंदा जेल में हो, जिस पर गबन दहशतगर्दी के केसेस हो, उसको अदालत ही छोड़ सकती है। शहराम तरकई ने कहा कि भारत से क्या बात करेंगे, पहले अपने मुल्क को तो ठीक करें। आगा रफीउल्लाह ने कहा, खारिजा पॉलिसी के बारे में बात करना बिजनेसमैन का नहीं, पार्लियामेंट हाउस में बैठे लोगों का काम है। आरिफ हबीब साहब बिजनेसमैन हैं लेकिन सियासतदान तो नहीं है। अगर सियासतदान होते तो उन्हें पता चलता कि काफ़ी दफ़ा इनसे कोशिश की गई, लेकिन जो इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पर लेकर आए थे सिर्फ उन्हीं से बात करना चाहते। बाकी ये कि उनको पाबंदी थोड़ी आरिफ हबीब साहब। भारत से तिजारत और भारत से ताल्लुकात की आप बात कर रहे हैं तो भारत वो मुल्क है जिसने हमारी शहर को दबाया हुआ है, हमारी माओ बहनों की बेहुरमतियाँ कर रहा है। हर एक की अपनी ख्वाहिश और वो होती है। हाँ, पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने इदारों पे जाकर हमले करवाएं या हमले करें। जो उन्होंने बातें की हैं ये सुनने में तो अच्छी हैं, लेकिन इसके आफ्टर शॉक या इसके अपोजिट और बहुत सी सारी ऐसी चीज़ें जो कि एक बिजनेसमैन ना समझ सकता है ना उसको पता है। ये बात तब होगी जब आप हमारा मैंडेट हमें वापस करेंगे। ये जो खान साहब पे बेगुनाह केसेस बनाए हैं और हमारे हज़ारों की तादाद में लोगों पे केसेस हैं, बहुत सारे लोग जेलों में हैं, और ये इंडिया से क्या बात। पहले अपना मुल्क तो ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, फिर किसी और के साथ ये बात करेंगे। आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बातचीत सियासी लोगों से होती है, मुजरिमों से नहीं। जेल में बैठा एक शख्स कहता है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI पर इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने के केसेस हैं। बानी PTI पर जो केसेस हैं वो मुज़ाकरात से ख़त्म नहीं होंगे। देखिए, गुजारिश ये है कि बातचीत तो किसी सेंसिबल और सेन आदमी से हो सकती है। जो बेचारा जेल में बैठ के भी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं फलाने को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं जो है वो ये सब करने के लिए वो तैयार बैठा है, उससे क्या ही बात होगी। और बात सियासी लोगों के साथ होती है, मुल्ज़िमान के साथ नहीं होती। जो इल्ज़ामात इमरान खान के ऊपर है वो कुछ सियासी नौयत के इल्ज़ामात नहीं है। उनके ऊपर बेटे से ख्याली तनख्वाह का केस नहीं है। उनके ऊपर जो है वो केसेस बहुत हीनियस केसेस हैं। वो सियासी लोगों से बात करने के लिए तैयार हो, वो तो सिर्फ दूसरे लोगों से बात करना चाहते हैं, सियासी लोगों से तो बात ही नहीं करना चाहते। तो हमें तो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर भी एतराज़ात आयद कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 30 अप्रैल के लिए नोटिस जारी करते हुए पेश होने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तीसरी बार PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ आयद किया है। PTI ने 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की तफसीलात जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर अकबर एस बाबर की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। तहरीक इंसाफ के अरकान का कौमी असम्बली में एहतजाज। अरकान ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहाई का मुतालबा कर दिया। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था बुशरा बीबी के मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं तो एहतजाज की ज़रूरत नहीं, कानूनी मामला अदालत में है। वहाँ से रिलीफ लें, ये फॉर्म जमानत या रिहाई कराने के लिए नहीं। अदालतों से रिहाई और जमानत का तरीक़ाकार वही है जिस तरह पहले सियासतदान की होती रही है। हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी के साथ जो जुल्म और सतम हो रहा है, आप यकीन जाने, पॉइजनिंग का केस है, स्लो पॉइजनिंग का केस है, रिजल्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उनको परसों रात भी एम्बुलेंस गई, वहां पे हम में से किसी को नहीं मालूम हुआ। जेल अथॉरिटीज गई हैं, एम्बुलेंस रात को जा रही है, डॉक्टर जा रहे हैं, चेक हो रहा है, वापस आ रहा है, रिजल्ट्स का नहीं पता चल रहा। जनाब स्पीकर, ये क्या हो रहा है? रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो।
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے اور عدالتی احکامات کے تحت انہوں نے الزامات بھی عائد کیے اور الزامات بھی کافی حد تک ان الزامات میں ایگزیجریٹ کیا گیا، وہاں کہا گیا کہ پوائزننگ کروائی گئی۔ سب سے جو اسلام آباد کا سیٹلڈ ایک انسٹیٹیوشن ہے شفا، وہاں سے رپورٹس آئی ہیں۔ اب جب رپورٹس درست آ گئی ہیں تو میرے خیال میں اس احتجاج کی گنجائش نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ ججز کمیٹی کو بھجوا دیا۔ درخواست گزاروں نے ملٹری کورٹس کے فیصلے ریکارڈ پر لانے کی استدعا بھی کر دی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ عید پر 20 ملزمان کو رہا کیا گیا۔ اسلام آباد سے راجہ بشارت رپورٹ کر رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 6 رکنی لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف اپیلوں پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل سے فوجی عدالتوں کے سنائے گئے فیصلوں کی نقول طلب کی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ عید پر 20 ملزمان رہا ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں۔ متفرق درخواست کے ذریعے رہائی پانے والوں کی تفصیل جمع کروائی ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، رہا ہونے والے ملزمان کے خلاف اب کوئی کیس نہیں ہے؟ اعتزاز احسن نے کہا کہ ان ملزمان کو سزا یافتہ کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ ایک بچے کو ٹرائل کیے بغیر سزا یافتہ کیا گیا، وہ اب چھپتا پھر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کی جو پرفیکشن ہوتی ہے وہ اس کیس میں نظر نہیں آئی۔ جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ اٹارنی جنرل کی جمع کروائی فہرست میں ہے؟ عدالت نے اٹارنی جنرل کے بیان کو ریکارڈ کا حصہ بنا دیا۔ جسٹس جواد اس خواجہ کے وکیل خواجہ احمد حسین نے بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ 9 رکنی بینچ کی تشکیل کے لیے معاملہ دوبارہ ججز کمیٹی کو بھیجا جائے۔ اعتزاز احسن اور دیگر وکلاء نے ملٹری کورٹس کے فیصلے ریکارڈ پر لانے کی استدعا کی۔ جسٹس شاہد وحید نے ریمارکس دیے کہ ہمیں پتہ تو چلے ٹرائل میں کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ عدالت نے کیس میں لارجر بینچ کی تشکیل سے متعلق درخواست گزاروں کی استدعا منظور کرتے ہوئے معاملہ 3 رکنی ججز کمیٹی کو بھجوا دیا اور کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں سابق معاون خصوصی تانیہ ادروس ڈیجیٹل پاکستان کی کنوینئر مقرر۔ تانیہ ادروس کو جہانگیر ترین کی سفارش پر بانی پی ٹی آئی نے دسمبر 2019 میں ڈیجیٹل پاکستان انیشیٹو کی سربراہ مقرر کیا تھا۔ دوہری شہریت کی وجہ سے تنقید کے باعث تانیہ ادروس کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ پی ٹی آئی پر تنقید کرنے والی شہباز شریف حکومت بھی سابق حکومت کے نقش قدم پر چل پڑی۔ سابق وزیر اعظم کی معاون خصوصی تانیہ ادروس ڈیجیٹل پاکستان کی کنوینئر مقرر۔ وزارت آئی ٹی ٹیلی کام نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی پاکستان میں ڈیجیٹل ویژن سے متعلق سفارشات مرتب کرے گی۔ تانیہ ادروس جو کہ کینیڈین نیشنلٹی ہولڈر ہیں، انہوں نے 29 جون 2020 میں اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کی طرف سے شدید تنقید پر دوہری شہریت رکھنے پر معاون خصوصی برائے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی نے تانیہ ادروس کو اس وقت جہانگیر ترین کی سفارش پر معاون خصوصی تعینات کیا تھا۔ تانیہ ادروس نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن ڈی پی ایف کے نام سے غیر منافع بخش کمپنی بنائی اور اس کو حکومت کے ڈیجیٹل پاکستان اقدام کی تعریف کرنے کے لیے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP کے سیکشن 42 کے تحت درج کرایا گیا تھا۔ SECP کی ویب سائٹ کے مطابق فاؤنڈیشن کی بانی ڈائریکٹر تانیہ ادروس تھیں۔ فاؤنڈیشن میں جہانگیر ترین اور آن لائن ٹیکسی کمپنی کریم کے CEO مدثر الیاس شیخ کا نام بھی آیا تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تانیہ ادروس کی شمولیت اور فاؤنڈیشن کے فنڈز اور کاموں کے حوالے سے شفافیت کی کمی نے خدشات کو جنم دیا اور خاص طور پر یہ مفاد کے تصادم کا باعث بنی۔ جہانگیر خان ترین نے تانیہ ادروس اور اپنے درمیان کسی قسم کی بزنس پروجیکٹ کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نیا پاکستان کے تحت بنائی جانے والی ایک فاؤنڈیشن تھی جس کا سرکاری پیسے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کا مقصد منافع بنانا نہیں تھا۔ اس بار استحکام پاکستان پارٹی حکومت کا حصہ بنی تو ایک بار پھر تانیہ ادروس کو ڈیجیٹل پاکستان کا کنوینئر مقرر کیا گیا ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، پارٹی معاملات، ورکرز کنونشن اور جمعہ سے ملک گیر احتجاج کے متعلق مشاورت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے تیسری ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی چیئرمین کو جمعے کے روز سے شروع ہونے والے ملک گیر احتجاج اور ورکرز کنونشن پر بھی آگاہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو احتجاج کے بجائے صوبے پر توجہ دینے کی تجویز دے دی۔ فیصل کریم کنڈی نے ندیم افضل چند کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، ان کو احتجاج کی پڑی ہوئی ہے، یہ جلسے جلوسوں میں لگے ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ اسپیکر سے غیر آئینی غیر قانونی کام کرانا چاہتے ہیں، عدالتی حکم کے باوجود KPK میں مخصوص نشستوں پر حلف نہیں لیا جا رہا۔
हल्फ बर्दारी होनी है, आपको किसी सूरत सीटें नहीं मिल सकती। मौलाना फजल रहमान को पीटीआई के रोड मैप पर नहीं चलना चाहिए। अगर मौलाना फजल रहमान के हक पर डाका डाला गया है तो सुन्नी तहरीक ने डाला है, वो उनसे सीटें वापस लें। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जितने भी रिज़र्व सीटों पे ख़वातीन और इलेक्ट हुई हैं उसको जो है ओथ दिया जाए। मेरे पास ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं। उसके बावजूद भी कल वज़ीर आला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं किसी सूरत में भी ओथ नहीं लेने दूंगा। वज़ीर आला साहब तो बन गए, लेकिन उनको कुछ कानून भी पढ़ना चाहिए कि वो वज़ीर आला का काम नहीं ओथ लेना, ये काम है हमारे स्पीकर साहब का। पहले भी पीटीआई ने अपने डिप्टी स्पीकर से गैर आइनी और गैर कानूनी काम करा कौमी असम्बली में, और फिर वो अपने सूबाई असम्बली के स्पीकर से जो है वो गैर आइनी और गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं कि वो जो रिज़र्व सीटों पे है उस पर ओथ नहीं दिलवा रहे। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल के दौरान तहमीना दौलताना ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन शेख वक्कास अकरम को लूटा करार दे दिया। तहमीना दौलताना ने कहा, शेख वक्कास अकरम आज सुन्नी इत्तेहाद के पास है, कल हमारे पास था, ना जाने कहाँ जाएगा। लीगी रुकन के जुमलों के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। शेख वक्कास अकरम ने भी भरपूर जवाब दिया, कहा मुशर्रफ के साथ था, इस पर कोई मलाल नहीं। पीपल्स पार्टी के सामने चूड़ियां और चादरें नहीं फेंकी। वक्कास शेख मैं वोटर की नहीं लोटे की बात करता है। वक्कास शेख जो इतना बोलता है, एक वक्त हमारे पास था, अब वो आपके पास है, फिर पता नहीं कहां जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़ो। मैं इनकी उम्र देखता हूं और फिर मैं देखता हूं कि खातून है। तकलीफ सिर्फ मुझे इतनी सी है और मैं ज़रूर करूँगा, मैं खड़ा जो हुआ हूँ, वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारे साथ थे और इधर चले गए। मैं तारीख तो ज़रूर दुरुस्त करूँगा। मैं इनकी पार्टी टिकट पे कभी एमएनए बन के इस ऐवान का हिस्सा नहीं रहा। हमारे बुज़ुर्ग बहुत से, ये जो ऐवान है ना सर, इसमें बहुत से लोग क्रॉस द पार्टी लाइन ऐसे हैं जिनके बुज़ुर्ग कुछ उधर थे, कुछ पीपल्स पार्टी के साथ थे। अगली नस्ल नहीं मानती, हम नहीं मानते। मुर्गी माफिया को लगाम कौन डालेगा? अरकान पार्लियामेंट ने बता दिया। मुख्तलिफ जमातों के अरकान ने मुर्गी की कीमत कम करने के हवाले से तजावीज़ भी दे दी। इसी हवाले से देखेंगे इस्लामाबाद से अमाद अहमद की ये रिपोर्ट। मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी खरीदने से पहले 100 बार सोचता है। आखिर मुर्गी माफिया को लगाम कौन डालेगा? इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हमजा शहबाज से पूछे ना, हमजा शहबाज का मुर्गे का कारोबार है, उससे पूछे ना कि मुर्गी इतनी महंगी क्यों हो गई है। मुर्गी क्या, सब्जी वगैरह सारे के सारे रेट्स के लिए, लेकिन ये प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है। आई होप कि यहाँ ऐवान में भी इसके ऊपर बात होगी, लोग करेंगे और यकीनन हम भी उठाएंगे इसको। पोल्ट्री के बिज़नेस से जो मुंसलिक हैं, इन तमाम लोगों को जो है बिठा के मुज़ाकरात करने चाहिए और बताना चाहिए कि आवाम के लिए अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में कमी लाई जाए। हुकूमत को अपनी जो है रेट दिखानी होगी, इन्फोर्स करें, या तो हर चीज़ जो है वो काबू से बाहर है, तो जो मुतलका इदारे हैं उनको अपना जो है वो काम करना होगा। मेरे समझने में जितनी भी ज़रूरत के अशिया हैं, कमोडिटीज़ हैं, उनकी प्राइस मॉनिटरिंग जो है वो सूबाई हुकूमतों का काम है। पंजाब हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, हम जहाँ जहाँ पे इस रखे कहीं कोई माफियाज हैं उनको एक एक करके हुकूमत एड्रेस करिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मुर्गी माफिया को लगाम डालना वफाकी और सूबाई हुकूमतों का काम है। हुकूमत को अपनी रेट दिखानी होगी और मुतालिका इदारों को अपना काम करना होगा। कैमरामैन आसिम खान के साथ अमाद अहमद, ABN न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। सईद गनी ने कहा है, सिंध के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात हुई, तमाम मसाइल पर मुतल्लिका वज़ीर वफाक के साथ मिलकर मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आज़म को आइन पाबंद करता है कि सूबे के मसाइल हल किए जाएं। बिजली चोरी और ओवर बिलिंग पर भी बात हुई। सूबाई वजीर की ख्वाहिश पर वज़ीर आज़म ने सूबे को 150 बसें देने का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर ने उन तमाम इशूज़ को ना सिर्फ ये कि तफसील से सुना, बल्कि उनको हल करने के लिए जो मुतल्लिका वज़रा मौजूद थे उनको ताकीद भी की और ये भी कहा कि जिन जिन डिपार्टमेंट्स के लिए इशूज़ हैं उनके फॉलोअप मीटिंग्स के लिए वो मुतल्लिका सूबाई वज़ीर जो हैं वो इस्लामाबाद जाएँ और वफाकी हुकूमत से मुतल्लिका जो भी डिपार्टमेंट के साथ बैठ के इस मसले को हल करें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आज बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, वो हल हो जाएंगी। कि प्राइम मिनिस्टर को रेगुलरली आना चाहिए और जितने सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक़ वाले लोग इस शहर में रहते हैं उन सब की बातें और उनके मसाइल को सुनना चाहिए, उनको हल करना चाहिए।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और यूरोपीय ममालिक के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों की अहमियत पर जोर देते हुए PIA परवाज़ों की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल UNDP और यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रिना कोके ने मुलाकात की है। अलग अलग मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद UNDP की जानिब से पायदार तरक्की के एजेंडे और मौसमियाती कार्रवाइयों के हवाले से किए गए अहम कामों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा मुख्तलिफ शोबों में UNDP के साथ ताउन बढ़ाने का ऐलान किया। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा ख़तरे में पड़ने वाले ममालिक की इमदाद में भी जोर दिया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योनका और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर बातचीत की गई। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का एक काबिल क़दर पार्टनर के तौर पर देखता है। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने इक़्तिसादी सिफारतकारी के शोबे में पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान का 28 निकाती मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने आला सतह का वफ़द पाकिस्तान का सरकारी दौरा किया। इसी हवाले से इस्लामाबाद से रिजवान अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बिजली की तरसील और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बाहमी तिजारत को अगले 5 सालों में 10 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। फ्रीकैन ने पाकिस्तान ईरान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मुफाहमत की याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। दोनों फ्रीकैन ने बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के तबादले, तारीखी, सकाफती, मजहबी और तहजीबी ताल्लुकात, इल्मी, सकाफती और सियाहती सरगर्मियों के फरोग का भी अदा किया। फ्रीकैन ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ईरान मुश्तरका सरहद अमन और दोस्ती की सरहद होनी चाहिए। फ्रीकैन ने सियासी, फौजी और सिक्योरिटी हुकाम के दरमियान बाकायदा ताउन, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया। तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी शराकतदारी और बाहमी ताउन पर मबनी इलाकाई इक़्तिसादी रवाबत के मॉडल की जरूरत पर भी जोर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज को 29 अप्रैल को दलाइल देने की हिदायत करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने की। पाक चाइना बिजनेस काउंसिल के वफ्द का नवाज शरीफ IT सिटी का दौरा। चीनी सरमायाकारों ने नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी पर रजामंदी जाहिर की है। चीनी वफ्द को नवाज शरीफ IT सिटी के बारे में आगाह किया गया। वफ्द ने CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास में भी शिरकत की। इमरान अमीन का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकार और खुसूसन चीनी सरमायाकारों की जानिब से नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी एक खुश आइंद बात है। इसमें सरमायाकारी से पाक चीन दोस्ती नई बुलंदियों तक जाएगी। इस मौका पर चीनी वफ्द को सरमायाकारी और अपने मंसूबों को मुतारिफ करवाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अथॉरिटी लेटर भी दिया गया। चीनी वफ्द का कहना था कि नवाज शरीफ IT सिटी अपनी नौयत का एक मुनफरिद मंसूबा है जो हर लिहाज से महफूज सरमायाकारी की जमानत देता है। मशरक़ी तैमूर के वजारत बराए समाजी जहती के 12 वफ्द रुकनी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स का मालूमाती दौरे का मकसद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वसी तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करना था। सेक्रेटरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आमिर अली अहमद ने वफ्द से बातचीत करते हुए गरीब अफराद को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए तजुर्बात और बेहतरीन तरीकों के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। DG नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री नवीद अकबर ने वफ्द को BISP के इक़दामात पर जामे ब्रीफिंग दी। वफ्द के सरबराह का कहना को उसके मौसर प्रोग्रामों के लिए सराहा गया। ज़ेर एहतमाम 20वीं सालाना स्पोर्ट्स गाला और 45वीं ऑल पाकिस्तान फुटबॉल चैंपियनशिप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक गिलानी थे। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर अनवारुल हक गिलानी ने कहा कि खेल किसी भी तालिब इल्म की तालीमी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए खेलों को फरोग देना होगा, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा अपने तलबा को सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल रखने के लिए कोशां है। तकरीब में नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। तलबा ने तमाम सूबों का सकाफती रक्स भी पेश किया। स्पोर्ट्स गाला में तलबा के दरमियान क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स और रस्साकशी के मुकाबला जात मुनक्किद किए जा रहे हैं।
और आखिर में बात करें, मुसव्वरी हो या नमूना साजी, वसाइल ना हो तो कोई शो अधूरे रह ही जाते हैं। लेकिन यहाँ ये मिसल भी हरफे आम है, शो का कोई मोल नहीं होता। स्केच बनाने के लिए जब पेंसिल न मिली तो नौजवान ने कोयले की मदद से ही अपने फन को दुआम बख्शा। वो कैसे, देखते हैं जाहिदा राव की इस रिपोर्ट। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN है कौम की सोच।